हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरस्तू का राज्य संबंधित विचार, यानी कि अरस्तू ने जो राज्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए अपनी पुस्तक जो उनकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स, उसके अंदर हम जिस तरह का अरस्तू ने राज्य संबंधित विचार दिए कि किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार राज्य का विस्तार होता है और राज्य किस प्रकार की एक संस्था है। तो इस सब के बारे में हम जो अरस्तू की पुस्तक है पॉलिटिक्स, इसमें देखेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम लिंक से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो कि होगा अरस्तू का राज्य संबंधित विचार, तो उसको हम शुरू करते हैं। तो राज्य संबंधित विचार अरस्तू के, देखते हैं इसको अरस्तू ने क्या कहा है। तो पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक में राज्य संबंधी विचार दिए गए हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पॉलिटिक्स की 8 पुस्तकें थी, ठीक है। तो उन सभी पुस्तक को मिलाकर उसको नाम दिया गया था पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक थी उसमें अरस्तू ने अपने राज्य संबंधी विचार दिए हैं, ठीक है। यानी कि राज्य के बारे में बताया है कि किस प्रकार एक राज्य होता है और किस प्रकार वह अस्तित्व में आता है, किस प्रकार उसकी उत्पत्ति होती है। तो अरस्तू के राज्य संबंधित विचार इतने सुदृढ़ हैं कि हजारों साल बाद भी उनकी प्रामाणिकता बनी हुई है। यानी कि जो अरस्तू ने अपने पॉलिटिक्स में राज्य संबंधित विचार दिए वे काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिक हैं और प्रासंगिक हैं, यानी कि वर्तमान समय में भी उनकी प्रासंगिकता देखी जा सकती है। अच्छा, प्लेटो की भांति अरस्तू ने भी, यानी कि प्लेटो की ही तरह अरस्तू ने भी इस बात का खंडन किया है कि राज्य की उत्पत्ति किसी समझौते अथवा परंपराजनित तरीके से हुई है। यानी कि प्लेटो की तरह अरस्तू भी ये मानते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं हुई, यानी कि सामाजिक समझौते के तहत किसी, ये जो राज्य की उत्पत्ति है सामाजिक समझौते के तहत नहीं हुई। जैसा कि हॉब्स, लॉक या रूसो, ये 3 विचारक थे जिन्होंने माना था कि जो राज्य की उत्पत्ति होती है वो सामाजिक समझौते के आधार पर होती है। लेकिन अरस्तू का मानना था कि जो राज्य की उत्पत्ति है वे सामाजिक समझौते के आधार पर नहीं हुई, बल्कि राज्य तो एक स्वाभाविक संस्था है जो कि प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है, ठीक है। तो अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का विकास का परिणाम है, यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का जो विकास है, यानी कि विकास के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है, यानी कि विकास का परिणाम है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया और तरह तरह के आविष्कार होते गए और ज़्यादा डेवलपमेंट होती गई, तो उस प्रकार से डेवलपमेंट के साथ, विकास के साथ जो राज्य था उसकी भी उत्पत्ति हुई है, यानी कि विकास के साथ साथ राज्य का भी जन्म हुआ है। अरस्तू का ऐसा मानना है। और राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, यानी कि एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो स्टेट है, राज्य है, वो प्रकृति की देन है, यानी कि प्राकृतिक रूप से वो विद्यमान था। उसको लोगों ने अपनी समझौते के अनुसार उसका निर्माण नहीं किया, बल्कि प्रकृति में पहले से विद्यमान था, एक स्वाभाविक संस्था था राज्य। अच्छा, इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं तथा ये सभी संस्थाओं में उच्चतर और श्रेष्ठ है। यानी कि जो राज्य हैं उसके कार्य कैसे हैं, उसका जो उद्देश्य है वो और जो उसके कार्य हैं वो दोनों कैसे हैं, नैतिक हैं, ठीक है, काफ़ी मोरल है, मोरालिटी पर बेस्ड है। इसके साथ साथ जो जितनी भी तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, संस्था हैं, उन सभी में जो सबसे श्रेष्ठ है वो राज्य ही है। यानी कि अरस्तू ने कहीं ना कहीं राज्य को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है। आगे देखते हैं राज्य की उत्पत्ति संबंधित विचार, कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। अरस्तू ने इसमें क्या विचार दिए हैं। तो मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी होने के साथ एक सामाजिक प्राणी भी है। तो अरस्तू ने कहा है कि जो मनुष्य है वो राजनीतिक प्राणी तो है ही, उसके साथ साथ सामाजिक प्राणी भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो मनुष्य है वो एक
राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही रह सकता है। राजनीतिक प्राणी होने का यही मतलब है कि जो व्यक्ति है वो एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। वहीं सामाजिक प्राणी का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो समाज में रहने के योग्य है, यानी कि वह अलग नहीं रह सकता, यानी कि आइसोलेशन में नहीं रह सकता, बल्कि समाज में समाजीकरण के थ्रू, यानी कि समाज के भीतर ही वह अपना विकास कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को क्या कहा है, एक सामाजिक प्राणी कहा है, यानी कि समाज के भीतर ही वो अपना विकास कर सकता है और समाज के अंदर ही वह रह सकता है। इसलिए अरस्तू ने क्या कहा है कि जो मनुष्य है वो राजनीतिक प्राणी होने के साथ एक सामाजिक प्राणी भी है, अतः उसकी सामाजिकता ही राज्य की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। यानी कि क्योंकि व्यक्ति जो है वो क्या है, सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिकता होने के कारण व्यक्ति किस तरह के ग्रुप में रहना चाहेगा, वो कोशिश करेगा कि समाज के अंदर रहा जाए, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहा जाए। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता, सभी चाहते हैं किसी समूह में, किसी ग्रुप में, किसी समाज में रहा जाए। तो व्यक्ति की इसी गुणता के कारण जो राज्य की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो व्यक्ति की सामाजिकता है, सामाजिकता ही राज्य की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, ऐसा अरस्तू मानते हैं। अर्थात मनुष्य स्वभाव से ही राजकीय जीवन जीने के लिए बना है, यानी कि जो मनुष्य है उसका क्योंकि वह स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, तो स्वभाव से ही और शुरुआत से ही वह किस प्रकार के जीवन जीने की उसमें जो आप कह सकते हैं कि इच्छा है, तो उसमें एक राजकीय जीवन जीने के लिए बना है और वह राजकीय जीवन ही जीना चाहता है, यानी कि एक शासन व्यवस्था के तहत ही वह अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि वह एक राजनीतिक और इसके साथ सामाजिक प्राणी है। इसके अलावा मनुष्य अपनी भौतिक और यौन संबंधी आवश्यकताओं के लिए आपस में मिलते हैं, यानी कि ये अरस्तू जो हैं वो बताते हैं कि मनुष्य के कुछ फंडामेंटल नीड्स होती हैं, कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, तो उनकी पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं लोगों से, यानी कि मनुष्य अपनी भौतिक और यौन संबंधी आवश्यकताओं के लिए आपस में मिलते हैं। और जब वे आपस में मिलते हैं तो जिससे क्या होता है, एक परिवार का निर्माण होता है, ठीक है। यौन संबंधी आवश्यकताओं के चलते ही व्यक्ति आपस में मिलते हैं, यानी कि पुरुष और स्त्री आपस में मिलते हैं, जिससे आगे परिवार का निर्माण होता है। तो ये जो है, ये मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, भौतिक आवश्यकताएं, वे कहीं ना कहीं परिवार के निर्माण में और समाज के निर्माण में एक अहम योगदान देती हैं, जो मनुष्य की रोज़मर्रा की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि जो परिवार का निर्माण हो जाता है व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप, तो वे परिवार जो होता है वे मनुष्य की अलग से जो अतिरिक्त आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है। यानी कि यौन संबंधों और भौतिक आवश्यकताओं के अलावा भी जो मनुष्य की दूसरी अदर फंडामेंटल नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए जो परिवार होता है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। यानी कि मनुष्य की अन्य रोज़मर्रा की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए परिवार जो होता है वह जिम्मेदार होता है, इसीलिए परिवार का निर्माण होता है। जब बहुत से परिवारों का एकत्रीकरण हो जाता है, यानी कि जब बहुत से परिवार आपस में मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक संगठन बनता है, ठीक है। जब बहुत से परिवार आपस में मिलेंगे तो उससे क्या होगा, एक संगठन बनेगा, एक समाज बनेगा, और उस समाज का उद्देश्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से कुछ अधिक हो जाता है। यानी कि जब बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, एक समाज का निर्माण होता है, तो जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं वो भी साथ ही साथ बढ़ती रहती हैं, ठीक है। जब इंडिविजुअल था व्यक्ति, एक अकेला था, तब उसकी नीड्स थोड़ी कम थी। जब उसका परिवार का निर्माण होता है तो उसकी नीड्स थोड़ी बढ़ जाती हैं। देन उसके बाद जब वह समाज का निर्माण होता है, यानी कि बहुत सारे परिवार मिलते हैं, उससे एक समाज बनता है, तो उस समाज की क्या होती है, अलग नीड्स होती हैं और नीड्स थोड़ी बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होता है, एक ग्राम का निर्माण होता है, यानी कि एक गांव अस्तित्व में आता है, एक विलेज अस्तित्व में आता है। यानी कि सबसे पहले एक व्यक्ति इंडिविजुअल था, उसने फिर अपना परिवार बनाया, देन परिवार से समाज का निर्माण होता है और समाज से आखिर में एक गांव अस्तित्व में आता है, एक ग्रामीण का अस्तित्व में आता है, एक ग्रामीण का विकास होता है।
आगे देखते हैं, जैसे जैसे ग्राम अस्तित्व में आते हैं, यानी कि जब बहुत सारे समाज मिलते हैं तो ग्राम बनता है, ऐसे ही जब अन्य ग्राम मिलते हैं तो ऐसे बहुत सारे ग्राम मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, एक राज्य का निर्माण कर देते हैं। यानी कि जब ग्राम अस्तित्व में आते हैं धीरे धीरे वे एकत्रित और संगठित होकर इस एक समाज के रूप में इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं के बारे में लगभग आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तब नगर अथवा राज्य का होता है। यानी कि जब बहुत सारे ग्राम, जैसे ये बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, ये सब आपस में मिलते हैं तो इससे क्या बनता है, एक बड़ा राज्य या नगर का निर्माण होता है। ठीक है, और ये अपने आप में केपेबल होता है, यानी कि इसकी जो नीड्स हैं वो सभी ये अपने आप पूर्ति कर लेता है उनकी, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। यानी कि जो राज्य होता है, राज्य कैसा होता है, आत्मनिर्भर बन जाता है। ठीक है, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट हो जाता है राज्य। ऐसा कौन मानते हैं, अरस्तु मानते हैं। ठीक है, तो तब नगर अथवा राज्य का जन्म होता है, और नगर अथवा राज्य क्या होता है, अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। तो इस प्रकार राज्य का जन्म मनुष्य की मौलिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। यानी कि राज्य का निर्माण कहाँ से शुरू होता है, मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं यानी फंडामेंटल नीड्स से इस राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और वो धीरे धीरे बढ़कर आगे एक राज्य का रूप ले लेता है, और वह इसलिए कायम रह पाता है। और ये जो राज्य बना है फंडामेंटल नीड्स की आवश्यकताओं के चलते, तो इस राज्य के बने रहने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि ये उसी में मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन संभव है। यानी कि ये जो राज्य बना है, मनुष्य उसी राज्य के भीतर अपने श्रेष्ठ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। यानी कि जो राज्य है वो मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करता है, और इसी कारण से वो राज्य जो है अस्तित्व में बना रहता है, उसका पतन नहीं होता, क्योंकि उससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसी संदर्भ में अरस्तु ने एक फेमस स्टेटमेंट दी है। अरस्तु का कहना है कि जो व्यक्ति राज्य के बिना रहता है वह या तो देवता है अथवा निरा पशु है। यानी कि अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य के बिना रह सकता है, या तो वह बहुत बड़ा देवता है, यानी कि वो कॉमन पीपल से, आम जनता से काफ़ी डिफरेंट है, या फिर वे बिल्कुल बेवकूफ़ है और निरा पशु है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में अरस्तु ने ये कहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अरस्तु के लिए जो राज्य है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना राज्य के वे मनुष्य का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अरस्तु ने अपने राज्य को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है। आगे देखते हैं, राज्य का विकास 3 स्थितियों से होकर गुजरता है। अरस्तु के शब्दों में राज्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर परिवारों और ग्रामों का एक समूह है, जिसका तात्पर्य एक सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन से है। यानी कि राज्य का विकास 3 स्थितियों से होकर गुजरता है। अरस्तु के शब्दों में अरस्तु ने कहा है कि जो राज्य है वे एक पूर्ण और आत्मनिर्भर परिवारों और ग्रामों का एक समूह है। यानी कि जो ग्राम है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनका क्या है, एक समूह है। परिवारों से ग्रामीण बना है ग्राम, और ग्रामीण या ग्राम को मिलाकर के एक समूह बना है, जिसका तात्पर्य एक सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन से है। ऐसा किसका कहना है, अरस्तु का। तो अरस्तु ने राज्य के विकास के लिए 3 स्थितियों को बताया है। तो वे स्थिति जो अभी हमने डिस्कस की वही है। इसमें पहली कुटुंब अथवा गृहस्थी, यानी कि जब परिवार का निर्माण होता है तो इसमें प्रजनन तथा अल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी कि जो छोटी नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं इंडिविजुअल की, उसकी पूर्ति करने के लिए परिवार का निर्माण होता है। एक सेकंड, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो न्याय की पूर्ति, यानी कि जब परिवार से एक ग्राम का निर्माण हो जाता है तो उस ग्राम की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं में क्या होता है, जैसे कि ग्राम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे समाज हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया या कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था, यानी कि न्याय की पूर्ति के लिए किसका निर्माण किया गया, ग्राम का। यानी कि ग्राम में किस चीज़ की पूर्ति होती है,
न्याय की, यानी कि जैसे कि इंडिविजुअल की आवश्यकता क्या थी, प्रजनन, और उसकी अलग अल्प भौतिक जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति क्या करता था, कौन करता था, गृहस्थी या परिवार। वहीं जो न्याय है, तो न्याय की पूर्ति कहाँ पर मिलती है आपको, ग्राम में, ग्राम के अंदर न्याय की पूर्ति होती है। और जब बेहद यानी कि बहुत सारे ग्राम मिल जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे समाज मिल जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, एक नगर राज्य बनता है। ठीक, राज्य का निर्माण होता है। और राज्य के निर्माण के लिए जो उसकी बेसिक नीड होती है वो होती है सैनिक आरक्षण। यानी कि यदि नगर राज्य बना रहना चाहिए, यानी कि राज्य का अस्तित्व बना रहना चाहिए और उसका पतन ना हो, तो इसके लिए क्या होती है, सैनिक संरक्षण। यानी कि जब राज्य में संरक्षण दिया जाएगा, राज्य का संरक्षित किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, राज्य बना रहेगा। यानी कि राज्य की आवश्यकता क्या है, उसको संरक्षण मिलता रहे। ठीक है, उसी तरह ग्राम की आवश्यकता क्या थी, न्याय की पूर्ति, और कुटुंब यानी परिवार की आवश्यकता क्या थी, प्रजनन। ठीक है, तो इस तरह से अरस्तु ने अपने तीन राज्य के तीन स्थितियों से विकास का जो किस तरह से राज्य का विकास होता है, इन तीन परिस्थितियों और स्थितियों से अरस्तु ने समझाया है कि किस तरह से जो प्रजनन और अल्प भौतिक आवश्यकताओं के जरिए परिवार का निर्माण होता है, न्याय की पूर्ति के लिए ग्राम का निर्माण होता है, और वहीं सैनिक संरक्षण के लिए राज्य का निर्माण होता है। मतलब कि राज्य में संरक्षण के जरिए राज्य की संरक्षित की जाती है और राज्य को सुरक्षा दी जाती है, जिसके जरिए नगर राज्य अस्तित्व में बना रहता है। अब देख लेते हैं विशेषताएं कुछ, यानी कि अरस्तु के राज्य की कुछ विशेषताएं थी। तो पहली विशेषता थी उसमें, पहली विशेषता थी राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। यानी कि जैसे कि हमने पहले देखा कि अरस्तु ने राज्य को क्या बोला, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन का एक स्वाभाविक संस्था बताया है। इसमें क्या कहा है उन्होंने कि जैसे परिवार प्राकृतिक होता है, उसी प्रकार राज्य भी क्या है, एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। यानी कि जो राज्य है वे किसी समझौते के परिणाम नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक संस्था है, यानी कि प्रकृति में पहले से ही विद्यमान था। वहीं राज्य के बिना मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये किसका मानना है, ये भी अरस्तु कहते हैं अपने राज्य की विशेषताएं बताते समय। इसके अलावा राज्य सर्वोच्च समुदाय है, यानी कि अरस्तु ने राज्य को क्या बोला है, सर्वोच्च समुदाय। यानी कि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति राज्य में ही संभव है और राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति है। ठीक है, यानी कि राज्य जो है वो एक सर्वोच्च समुदाय बताया गया है। यानी कि अरस्तु के अनुसार राज्य सर्वोच्च संस्था है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में, इस राज्य के अंदर रहते हुए व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और राज्य का उद्देश्य यही होता है कि वे व्यक्ति की अच्छाई और व्यक्ति के सुखी जीवन के लिए व्यवस्था करे। तीसरी विशेषता, राज्य मनुष्य से पहले है। यानी कि जो अरस्तु हैं उन्होंने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दिया है। यानी कि राज्य को सुप्रीम बताया है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। यानी कि इंडिविजुअल के मुकाबले जो राज्य है उसको ज़्यादा सुप्रीम, ज़्यादा सर्वोच्च बताया है। हालांकि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति से हुई है, यानी कि जब व्यक्ति का निर्माण होता है, जब व्यक्ति मिलते हैं आपस में, तभी जाकर राज्य का निर्माण होता है। लेकिन अरस्तु इस कथन को दूसरे संदर्भ में कहते हैं, यानी कि राज्य जो है वो मनुष्य से पहले, ऐतिहासिक दृष्टि से वो इसकी बात नहीं करते, बल्कि एक दार्शनिक दृष्टि से समझाने की कोशिश करते हैं कि राज्य जो है, जो वो मनुष्य से पहले आया है। यानी कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। हालांकि ऐतिहासिक तौर पर तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति ही राज्य का निर्माण करता है, यानी कि व्यक्ति राज्य से पहले आया है। लेकिन जो अरस्तु इस स्टेटमेंट में बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो राज्य है वे दार्शनिक रूप से इसको देख रहे हैं कि दार्शनिक तौर पर किस तरह से राज्य व्यक्ति से पहले है। यानी कि जो राज्य है वह सर्वोच्च है, व्यक्ति से राज्य को ज़्यादा महत्व दिया है कंपेयर टू एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के मुकाबले। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये जैसे देखिए, अरस्तु ने राज्य को शरीर की संज्ञा दी है। यानी कि अगर
जो राज्य है, राज्य को अरस्तू ने क्या बताया, एक शरीर बताया है, ठीक है, एक बॉडी से कंपेयर किया है। जैसे कि सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या है, पूरा राज्य है, जबकि जो इसके अलग अलग अंग हैं, पार्ट हैं, जैसे हाथ है, पैर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये व्यक्ति है, यानी कि उसके शरीर के अंगों को व्यक्ति की संज्ञा दी है, यानी कि पूरा शरीर जो है वो राज्य है, जबकि उसके जो अलग अलग अंग हैं वो क्या है, व्यक्ति हैं। यानी कि व्यक्ति से मिलकर शरीर का निर्माण तो हुआ है, लेकिन यदि इस शरीर से हर एक अंग को अलग कर दिया जाए तो उस अंग का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, यानी कि शरीर के बिना अंग का कोई महत्व बचता ही नहीं है। इस संदर्भ में जो अरस्तु हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो शरीर है, यानी जो राज्य है, वे व्यक्ति से पहले की संस्था है। तो इस संदर्भ में उन्होंने समझाया क्योंकि शरीर अंग के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि पूरा शरीर अंगों के मुकाबले, यानी कि जब अंग मिलकर ही शरीर का निर्माण करते हैं, लेकिन जो अकेला बॉडी पार्ट है, अंग है, वो बिना शरीर के क्या होता है, उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति है वो बिना राज्य के उसका अस्तित्व नहीं बच सकता, यानी कि व्यक्ति को बॉडी पार्ट्स के साथ कंपेयर किया है, जबकि जो राज्य है उसको पूरा शरीर के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। तो वही ये लिखा है कि शरीर की संज्ञा देकर व्यक्ति को उसके अंग बताए, जिस प्रकार शरीर के बिना उसके अंग व्यर्थ हैं, उसी प्रकार राज्य और व्यक्ति का संबंध है, ठीक है। चौथी विशेषता है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, यानी कि सेल्फ रिलायंट है। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि राज्य को किसी और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, वे अपनी ज़रूरतों को स्वयं पूर्ति कर लेता है, यानी कि आत्मनिर्भर से आशय राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम है। इसके अलावा पांचवी विशेषता है, राज्य का स्वरूप जैविक है, यानी कि राज्य की प्रकृति जीवधारी के समान है। राज्य का विकास होता है, यानी कि जिस प्रकार से शरीर का विकास होता है समय के साथ, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है धीरे धीरे, यानी कि शरीर की भांति जिसका समय के साथ विकास होता है। राज्य कोई एक ये आप कह सकते हैं अमूर्त संस्था नहीं, मूर्त संस्था नहीं है, बल्कि अमूर्त है, यानी कि राज्य कैसा है, जैविक है ना, जिंदा है। इस तरह से राज्य का स्वरूप कैसा हुआ, जैविक हुआ। क्यों? क्योंकि समय के साथ उसमें परिवर्तन आता रहता है, यानी कि वो परिवर्तनशील है। इस प्रकार हमने अरस्तु के राज्य की विशेषताएं भी देख ली, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, जो अरस्तु के राज्य संबंधित विचार थे। छोटा ही लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने के लिए था नहीं। तो इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, यानी कि जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था अरस्तु का, उससे रिलेटेड है, यानी कि जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो जेलर हैं, उनकी स्टेटमेंट है ये, तो क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, 150 वर्ड्स में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।